नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में आज आप बात होगी दिल्ली तो झांकी थी, अयोध्या काशी बाकी थी। जी हां, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिरकार जो बातें निकल कर आ रही वो हैरान करने वाली है। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट की जांच को लेकर एक के बाद एक खुलासे हुए। अब खुलासा हुआ है कि आतंकी डी कंपनी के निशाने पर यूपी के मंदिर थे। इनकी प्लानिंग अयोध्या काशी को दहराने की थी और बाकायदा अयोध्या में इसके लिए स्लीपर सेल को भी एक्टिव कर दिया गया। आतंकियों का असली निशाना था अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगह, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस साजिश को अंजाम देने का जिम्मा जैश की महिला इंडिया चीफ शाहीन के पास था। शाहीन और उसका भाई परवेज इस समय गिरफ्त में है। इस साजिश में सहारनपुर डॉक्टर बनकर इलाज करने वाला आदिल भी था, वो भी गिरफ्तार है। लखनऊ टू सहारनपुर टेरर फैक्ट्री का नया रूट क्या है? शाहीन, परवेज, आदिल आतंक के नए स्लीपर सेल है, लेकिन योगी पुलिस की मुस्तैदी ने इनकी साजिश को बेनकाब होने से कर दिया है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। यूपी के दो सबसे बड़े धार्मिक स्थल जहां आस्था का सैलाब रहता है, भक्ति का संगम जहां रामनगरी श्रद्धालुओं से पट जाती है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक सनातनी भीड़ रहती है, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है, क्योंकि यूपी के दोनों धार्मिक स्थल आतंकियों के टारगेट पर थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की मुस्तैदी की वजह से मंसूबे नाकाम रहे। अयोध्या जी का राम मंदिर, वाराणसी की धार्मिक गलियां, यहां तक कि अस्पतालों को भी उड़ाने की साजिश थी और इस खेल को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद पर। अयोध्या में लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद का स्लीपर मॉड्यूल एक्टिवेट था। वाराणसी में धमाके के लिए टारगेट पर कई मंदिर थे, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर। जैश की डी कंपनी का धार्मिक स्थलों पर धमाका करके दंगा करवाने का प्लान था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रामनगरी अयोध्या की सुरक्षा पूरी तरीके से हाईटेक कर दी गई है। राम मंदिर में जब श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो उससे पहले उनको सुरक्षा के घेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। पूछताछ में खुलासा ये कि असली निशाने थे अस्पताल, भीड़ भाड़ वाली जगह, ताकि ज्यादा लोग धमाके की चपेट में आए। इसके अलावा सहारनपुर और फरीदाबाद में भी बड़ी आतंकी साजिश का प्लान था। इसी के तहत सुरक्षा बढ़ाई गई। बनारस के कई इलाके इस वक्त सुरक्षा घेरे में हैं और यहां पर भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अयोध्या से प्रवेश पांडे और वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि बात जो आ रही है राम मंदिर को भी टारगेट करना था। वाराणसी की बात आ रही थी कि जो काशी भी क्या निशाने पर थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आतंकियों के निशाने पर सीधे सीधे अयोध्या राम मंदिर था, क्योंकि ये बात बहुत सारे जो कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे उनका जल्दी से मैं बता दूं। प्रवेश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी रहेंगे अयोध्या से, उनसे हम अपडेट लेंगे कि आखिरकार उसके बाद क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे साथ डॉक्टर पवन राव रहेंगे, आपको बता दें डॉक्टर पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता AIMIM की तरफ से। शरद त्रिवेदी जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी बहुत बहुत स्वागत है। अशोक तिवारी जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल आदित्य सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन जल्दी से मैं प्रवेश पांडे से ले लिया। प्रवेश, क्योंकि अभी जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है उसमें यह बात आ रही है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर टारगेट था, उसके बाद यहां क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या सुरक्षा के कोई इंतजाम, क्या कुछ बढ़ाई गई है, क्या अपडेट मिल रही है अभी यहां से? बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट था उसके बाद पूरी अयोध्या की जो सुरक्षा है वो अलर्ट कर दी गई है। राम मंदिर को एक अवैध किले के रूप में तैयार किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं। ATF की बात करें, SSF की बात करें, ये तमाम जो फोर्सेज हैं वो राम मंदिर में तैनात की गई है। इसी के साथ राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की गलियों तक या सड़कों पर CCTV और ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। और वहीं से एक कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, वहीं से जो पुलिसकर्मी है वो बैठ के देखते हैं। अगर कहीं से कुछ संदिग्ध इनपुट उस पर दिखाई देता है तो कुछ ही मिनट में वहां पे फोर्स पहुंची है और उन संदिग्धों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ करती है। आइडेंटिफाई होने के बाद ही छोड़ते हैं। लेकिन अगर इस बीच की बात करें तो राम मंदिर की सुरक्षा पूरी तरीके से हाईटेक कर दी गई है। इस समय हम राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर हैं, जहाँ पर जब राम मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश करेंगे
सबसे पहले जो सुरक्षा का घेरा है, उसी सुरक्षा के घेरे से उनको गुजरना पड़ेगा। ऐसे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या में जो पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से हाईटेक कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि जो सुरक्षा के जवान है वो लगातार यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। अलग अलग जगहों से जिस तरीके से गिरफ्तार हुए आतंकियों के पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अयोध्या का राम मंदिर और वाराणसी आतंकियों के निशाने पर था, जिसके लिए उन्होंने मॉड्यूल तैयार कर रखा था। अयोध्या में भी आतंकी विस्फोट करना चाहते थे, उसके लिए गिरफ्तारी हो चुकी शाहीन ने अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को जो है एक्टिवेट कर रखा था और अयोध्या में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की उनकी जो मंशा थी वो थी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अयोध्या पूरी तरीके से अलर्ट है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अगर आतंकियों की बात करें तो आतंकियों की हिट लिस्ट में पहला नाम बिल्कुल सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। मैं लौटूंगा, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, जल्दी से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और हम सबसे पहले हमारे साथ आपको बता दें मौलाना शहाबुद्दीन भी जुड़ गए हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। कर्नल साहब, इस मॉड्यूल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो विस्फोटक पदार्थ मिला और उसके बाद बताया जा रहा 3000 किलो विस्फोटक, फिर इसके बाद लाल किले में, क्योंकि जो लग रहा है कि आतंकियों का बड़ा प्लान था, हड़बड़ी में ये सब हो गया। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है फरीदाबाद से, उससे लगता है कि इनका एक बड़ा प्लान था और बड़े टारगेट को एम करना था, जिससे कि वह एक बड़ा मैसेज दे सके। और मुझे लगता है इसके लिए उन्होंने दिल्ली और एनसीआर के जो भी टारगेट चिन्हित किए होंगे, दिल्ली विशेष रूप से उनके निशाने पर रहा होगा। और यह जो आपकी बात बिल्कुल सही है, जो ये लास्ट में समझ लीजिए जो मंगलवार को आत्मघाती हमला हुआ है, वह बिल्कुल उनकी उस दिखाता है कि जब उनका मेन जो मॉड्यूल जहाँ पे उनका केंद्र था वो जब उजागर हो गया सबके सामने, तो उन्होंने ये लास्ट में जो गाड़ी उनकी एक पहले से इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस का काम कर रही थी, उसको ले जाके उन्होंने लाल किले के पास विस्फोट कर दिया है। बिल्कुल। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं शरद जी। शरद जी, कितना चिंता बढ़ाता है ये बात जानकर कि उनके जो आतंकियों के निशाने पर काशी भी थी, अयोध्या भी था, यानी राम मंदिर को टारगेट करना चाहते थे आतंकवादी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते इस साजिश का खुलासा हो गया। यानी कोई बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए, बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए, जो माना जा रहा है क्योंकि उनका प्लान बहुत बड़ा था। जी देखिए, इनका प्लान तो पूरा भारत है, भारत का हर शहर है। जैसे पहले भी आपको याद होगा कि कोई भी ऐसा शहर नहीं था भारत में, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे, हर जिले में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस तरह की कोई ना कोई घटना घटती थी। लेकिन अब वो बंद हो गई है, क्योंकि जितने स्लीपर सेल थे उनको कुचल दिया गया है। जितने आतंकी हैं वो या तो हिरासत में ले लिए गए या मार दिए गए। और कश्मीर में भी जो हमारे सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई करी है, उससे जितना भी वहां पे नेटवर्क था वो सारा का सारा साफ हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, जो एक आयरलैंड का आतंकी संगठन था, उसके एक ऑपरेटर ने कहा था कि वी हैव टू बी लकी वंस, यू हैव टू बी लकी ऑलवेज। तो हर बार किस्मत नहीं साथ देती है। और ये भी जो घटना घटी है, इसके पहले ही कार्रवाई चल रही थी। कश्मीर से इसके तार जो पकड़े गए थे, उसमें मौलाना को पकड़ा गया, जो 3 पोस्टर लगा रहे थे उनको पकड़ा गया, फिर मौलाना को पकड़ा गया। उससे ये सारा जो नेटवर्क था वो खोला गया। 100 के करीब इसमें लोगों को हिरासत में लिया गया और ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। तो इस पे कोई अभी टिप्पणी करना मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार है उसने बिल्कुल दृढ़ता से इनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है और इनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इस तरह की घटना सिर्फ इसलिए घटती है क्योंकि आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिए, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी या फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं की दी जा सकती है। लेकिन जैसे आपने देखा है कि पूरे भारत से अब आतंकी घटनाएं खत्म हो गई हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के 4 दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों में घटनाएं घट रही थी, अब वहां भी खत्म हो रही। तो इनको चलिए, मैं आ रहा हूं। मैं सर, मौलाना शहाबुद्दीन साहब है हमारे साथ। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई एक विशेष समुदाय क्यों, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए आपको नहीं लग रहा है कि एक चिंतन मंथन और टेंशन की वजह बना है? डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, और वो कहीं ना कहीं, चलिए वहां घटना वो यूपी को भी टारगेट पर था। ये एक सोचने की जरूरत है कि आखिरकार इस पीढ़ी को हो क्या रहा है, ये किस दिशा में जा रही है।
मौलाना जी का ऑडियो उठाइए भाई। जी जी सर, म्यूट है, अनम्यूट कर लिया आपने? रखिए मौलाना साहब, आप बात रख पाएंगे क्या? साउंड इंजीनियर, चलिए मैं एक रिएक्शन इस पर समाजवादी पार्टी का ले लेता हूं। सर कैसे देखते हैं आप इसे, इंटेलिजेंस फेलियर, या आप कह सकते हैं कि देखिए अयोध्या काशी बाकी थी, अयोध्या निशाने पर था, काशी निशाने पर था, लेकिन वक्त रहते वो बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए? आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ, जी। दोनों समझ रहे हैं इस बात को कि ये बहुत बड़ी चूक है, सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी चूक है। पहलगाम की इतनी बीभत्स घटना हुई, हम सबक नहीं ले पाए ठीक से, हम गफलत में रहे और हम जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। इतना ज्यादा विस्फोटक सामग्री कैसे इकट्ठा हो गई? इकट्ठा होने में समय लगता है सर। क्या हमारी एजेंसियां समझ नहीं पाई कि ये इकट्ठा की जा रही है विस्फोटक सामग्रियां? आज ये देखिए आप 29 तारीख से लेकर और 9 नवंबर तक जो है एक ही विश्वविद्यालय फरीदाबाद में वो कार खड़ी रहती है, कार पूरी रेकी करती है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आखिरकार जाकर के दिल्ली जैसे भारत के दिल, जो भारत का दिल है, भारत की राजधानी है, वहां पर लाल किले के सामने विस्फोट किया जाता है। तमाम जान माल की क्षति होती है, तमाम लोग घायल होते हैं, एक एक जान माल की कीमती होती है नागरिकों की। आज कितनी दुखद घटना है, जितना भी दुख व्यक्त किया जाए उतना कम है इस घटना में। आज हम मांग करते हैं सरकार से कि जो है जो भय का वातावरण हो गया है दिल्ली में, उसे ठीक किया जाए, उसमें जो है सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की जाए कि इस पर मैं जानकारी लूंगा और शरद जी से पूछूंगा कि यह इंटेलिजेंस फेलियर और सरकार का फेलियर क्यों ना कहा जाए। हमारे साथ डॉक्टर जफर हयात साहब है। आपको बता दें, शाहीन जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थी, उनके पूर्व पति हैं, वो पहले इनकी शादी हुई थी इनसे, लेकिन अब रिश्ता खत्म हुआ है। डॉक्टर जफर हयात साहब, शाहीन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। शाहीन के बारे में आपको ये पता चला कि वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये आपको जानकर हैरानी हुई या आपको लगा वो उनकी कुछ गतिविधियां थी ऐसी इस तरीके से? डॉक्टर जफर हयात। डॉक्टर जफर साहब, मुझे आप सुन पा रहे? जी सर, आप यहीं पर बैठ जाइएगा और आप अगर आपने म्यूट किया तो अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज है आप आ गई डॉक्टर साहब, आ गई, आपकी आवाज आ गई, हमें मिल रही है। आप बिल्कुल, आप सही, परफेक्ट है, आप अपनी बात रख सकते हैं आप। डॉक्टर जफर साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, नहीं हो पा रहा। मैं एक रिएक्शन डॉक्टर पवन राव अंबेडकर से। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, इस घटना को आप कैसे ले रहे हैं? जेपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। घटना तो बहुत ही जो है देश के लिए खतरनाक है, लेकिन जिस तरह का आप चला रहे हैं वो नैरेटिव बड़ा जो है दुर्भाग्यपूर्ण सा लगता है। आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, काशी अयोध्या की बात कर रहे हैं। अगर कोई बेहतर सरकार होती, अगर ये धार्मिक देश तो है नहीं, ये एक सेकुलर देश है, ये एक संविधान के आधार पर चलता है। आप काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी संवेदनशील सरकार, कोई जिम्मेदार सरकार होती तो सबसे पहले रिसर्च एंड डिफेंस लेबोरेटरीज को जो है सुरक्षित करने का प्रयास करती। अगर कोई भी सरकार अगर संवेदनशील है तो रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, बस स्टैंड हैं, उनको सुरक्षित करने की बात कर रही। ऐसा लग रहा है कि सारा खेल सिर्फ धर्म के आधार पर चल रहा है। सिर्फ काशी मथुरा अयोध्या में ही इस तरह की ब्लास्ट की लेकर के चर्चाएं आप कर रहे हैं, तो ये पूरे परिदृश्य लिखता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, विधानसभा है, उसको लेकर के गंभीर नहीं है। ये एक प्रश्न खड़ा होता है। हम पहले भी कहते आए हैं। डॉक्टर पवन साहब, ये काशी और अयोध्या की बात हम इसलिए कर रहे हैं ना, इंटेलिजेंस के जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अब जब आप किसी एक विशेष धर्म के मंदिर पर हमला करेंगे तो फिर माहौल बिगड़ेगा, देश में कहीं ना कहीं जो हिंसा है वो घटना बढ़ेगी, दंगे बढ़ेंगे। यही तो चाहते हैं आतंकवादी कि यहाँ का अमन चैन जो कायम है उसमें कहीं ना कहीं नफरत का जहर घोला जाए। जेपी साहब, अगर इंटेलिजेंस आपका इतना ही बेहतर होता ना, तो जिस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही है ना, ये घटनाएं ना होती।
मोदी साहब कहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, विश्व में हमारा डंका बज रहा है, सारे देश हमारे सामने नतमस्तक है, और हम इसमें आकर के फेल हो जाते हैं कि एक आदमी आया, गाड़ी लिया और धमाका किया और इस देश के मासूम नागरिकों को जो है किस तरह से जो है मारने का मैं इस पर डॉक्टर पवन शरद जी से एक रिएक्शन लूंगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी साहब मेरे साथ जुड़ गए। मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मौलाना साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मौलाना शाहबुद्दीन जी, मौलाना साहब सर आप अपनी बात रखिएगा। जेपी साहब आप मुझसे बोल रहे हैं? नहीं, मैं मौलाना शाहबुद्दीन जी से बात कर रहा था। चलिए शरद जी से मैं एक रिएक्शन। शरद जी आपने सुना, देखिए समाजवादी पार्टी, AIMIM ये कह रही है कि इंटेलिजेंस फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है। सरकार कहती है कि देखिए देश महफूज हाथों में है, लेकिन हो क्या रहा है? देखिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं था, ये देश के ऊपर आक्रमण था, इसलिए मैंने देश की बात करी। अगर राजनीतिक बात करना चाहते हो तो मैं राजनीतिक जवाब इसका देता हूँ कि जब सेकुलर सरकारें थी तो 93 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ, उसके बाद 2003 में बॉम्बे में हमला हुआ, उसके बाद 2008 में बॉम्बे में हमला हुआ, दिल्ली में पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ है। जितने भी आतंकी घटनाएं घटी हैं वो सेकुलर सरकारों के अंडर में घटी हैं। जब से जो तथाकथित सेकुलर सरकार है और जब से हमारी सरकार आई है, जितनी घटनाएं घटी हैं वो सारी की सारी कश्मीर में घटी, और वो भी जो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में। दिल्ली में जो घटना घटी है बहुत दुखद है, और हमने जिस तरह की कार्रवाई करी भारत में ही नहीं, हमने विदेश में भी लेकिन शरद साहब देखिए, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि अयोध्या भी अब इनपुट्स आ रहे हैं, अयोध्या भी निशाने पर है, काशी पर, लेकिन ये सरकार की जवाबदेही तो बनती है ना सर? सरकार की जवाबदेही तो बनती है और विपक्ष तो पूछेगा ना। अगर आप इसका मुकाबला करते हो तो विपक्ष ने के समय जो कार्रवाई हुई थी उससे हमारी आप मुकाबला करिए। समाजवादी पार्टी ने ये कहा था, अखिलेश जी ने कहा था कि STF का ट्रेनिंग सेंटर जो लखनऊ में खोला था तो ना देश टूटा था, ना देश की जो धर्मनिरपेक्षता कोई खतरा था। जैसे ही देवबंद में STF का ट्रेनिंग सेंटर खोला तो देश टूटने की कगार पे आ गया। ठीक है तिवारी साहब, जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मैं पवन साहब से लूंगा। पवन साहब आ रहा हूं मैं। तिवारी जी जल्दी से रिएक्शन। जाके घुटने टेके थे। ठीक है शरद जी रुके। हो रही है, भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो देश विरुद्ध बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीयता की बात नहीं कर रहे हैं, वो फालतू की बातें कर रहे हैं। इनके समय में वो हुआ था, उनके समय में, आपके समय में क्या हो रहा है? पहलगाम में इतनी घटना होती है, इतनी बड़ी, आपके कान को दू नहीं देखता क्या? आप दुखी नहीं होते हैं क्या? आज क्या बात करते हो? दिल्ली दिल है भारत का, वहां पर इतनी बड़ी घटना होती है, आपका गृह मंत्रालय अभी तक आतंकी घटना नहीं कह रहा है, अभी तक आतंकी घटना की घोषणा नहीं की गई है देश में, जबकि सारे न्यूज चैनल बता रहे हैं कि आतंकी घटना है। सच्चाई ये है, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह घटनाएं हो रही हैं, आप धर्म की बात करते हो, आप अपने दामन में नहीं डालते। चलिए मैं लौट रहा हूँ, एक बार लौट रहा हूँ। कुछ जानकारी मिल रही है दिल्ली बम धमाके से पहले जुड़ी, कुछ उस पर हम चलते हैं, फिर आपके पास लौटता हूँ मैं सभी के। 25,060 करोड़ रुपए का इसका आउटले है, 6 साल की इसकी अवधि है, और इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरे कंप्लीट एक्सपोर्ट की इकोसिस्टम को सपोर्ट करने का इसमें डिसीजन लिया गया है। प्रायोरिटी। चलिए अश्वनी वैष्णव कुछ कह रहे थे, लेकिन वो दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूं। मैं पवन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाह रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता इस देश में जो नागरिक मासूम मारे जा रहे हैं उनको लेकर के कोई दर्द नहीं। ये जो विपक्ष की सरकारें रही वो तो नाकारा रही ही है। इनके ही शासनकाल में इस तरह की हुई आतंकवादी गतिविधियों ने जो है ना पूरा प्रकोप फैला करके रखा था पूरे देश में। लेकिन सवाल इन पर बनता है कि जो सीना ठोक करके कहते हैं कि ये देश सुरक्षित हाथों में है, वो देश आज कहां पर है? वो लोग कहां पर चले गए हैं जो इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं, मासूम नागरिक मारे जा रहे हैं, उनको लेकर के कोई जिस तरह की संवेदनहीनता की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रश्न खड़ा होता है। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बातें निकल करके आ रही है, क्या इस देश में छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जिस तरह से कॉलेजेस हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट्स है, सरकारी बिल्डिंग्स है, उनको लेकर के कभी भी कोई संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी में? सिर्फ धर्म के आधार पर इस तरह की आतंकी घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी सोचने की बात है।
इस विषय पर गहन अध्ययन होना चाहिए। हम देश के साथ खड़े थे, खड़े लेकिन हैं डॉक्टर और पवन खड़े साहब ये रहेंगे। तो कहना पड़ेगा ना कि एक विशेष धर्म के लोग क्यों फिर शामिल होते हैं, ये बात चर्चा होने लगी। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेटेड लोग, सफेद पोश लोग, बताइए जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं, अगर वो कर रहे हैं और फिर एक मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों का नाम आ गया। नहीं जेपी साहब, इस बात को समझना पड़ेगा, अगर जिस तरह के लोग कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, हाँ। इस तरह की जो आतंकी घटनाएं दे रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, उनको आप पूरी तरह से सफाया करिए। लेकिन आप पढ़े लिखे की जो बात कर रहे हैं ना, इस देश का बंटवारा करने वाले भी लोग पढ़े लिखे थे, इस देश में जिस तरह से उग्रवाद फैलाने वाले लोग भी पढ़े लिखे थे। तो ये एक बड़ी साहब, मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी अध्यक्ष AIMJ के, वो हमारे साथ जुड़े। मौलाना साहब, एक आपको नहीं लग रहा फिर एक आतंकी हमला, फिर एक मुस्लिम कनेक्शन, और वो भी ऐसा जो जान रहा कि डॉक्टर है, हैरान है, पढ़े लिखे लोग। अब तक तो सुना कोई मदरसे में पढ़ने वाला या गरीब बच्चा ऐसे आए, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग, पहले भी कुछ इंजीनियरों की लोगों के शामिल होने की रही। लेकिन ये आपको नहीं लग रहा कि आप जैसे धर्मगुरु, आप जैसे मौलानाओं के लिए चिंता का विषय है कि देखिए ये पीढ़ी कहां जा रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल मौलाना साहब। देखिए मोहतरम, बिल्कुल मुस्लिम समाज के लिए चिंता का विषय है, फिक्रमंदी है कि इस तरीके से जो घटनाएं हुई और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नाम आया, तो और वो भी पढ़े लिखे लोग, तो ये फिक्रमंदी की बात है, चिंता की बात है। और मगर आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, किसी भी मजहब का लेबल जो है वो आतंकवाद पे नहीं लगाया जा सकता। इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर लोगों ने संगठन बना लिए हैं और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। ये सरासर इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, गलत है, इसकी निंदा मजम्मत की जाती है और की जा रही है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, दारुसल्तनत है, दारुसल्तनत में इस तरीके से वाकया हुआ बहुत भयानक, काबिल अफसोस वाकया है। और जो लोग, जिन लोगों ने जाने गंवाई या लोग जो जख्मी हुए, उनके साथ हमारी हमदर्दी है। भारत के एक एक शख्स की हमदर्दी उनके साथ में है। भारत सरकार ने बहुत एक्टिव किरदार अदा किया। तुरंत मौके पर गृह मंत्री अमित शाह साहब पहुंचे और उन्होंने वहां पर तमाम तहकीकात एजेंसियों को सख्त हिदायतें, निर्देश दिए और उस पर कार्रवाई। मौलाना साहब आपने कहा ये एक चिंता का विषय मौलाना साहब, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक मजम्मत से काम नहीं चलेगा? आपने सिर्फ एक मजम्मत कर दी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है और उस कौम को उसी नजरिए से देखा जाता है? हाँ, वही देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मजहब का लेबल जो है आतंकवाद पे नहीं लगाना चाहिए। हाँ। कुछ लोगों की वजह से जरूर मुसलमानों की छवि, उनकी तस्वीर मस हो रही है और धुंधली हो रही है और लोगों को एतराज करने का मौका मिलता है। मगर कहीं अगर दूसरी तरफ भी देखें, जब ये बात आएगी तो दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा कि LTT के लोग कौन है, जाफना में गदर काटे हुए हैं, बोडोलैंड के कौन लोग हैं जो किस मजहब के मानने वाले हैं, जो आसाम में लोगों को परेशान कर रहे हैं, फौजों पे हमला कर रहे हैं, मणिपुर में कौन लोग हैं जो सालों से बवाल गदर चल रहा है, फसाद है, लफड़ा है, झगड़ा है, वो कौन लोग हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कौन लोग हैं जो लोग फौज पर हमला कर रहे हैं, 20-20, 25-25, 50-50 हजार के लोग जो मार दिए जाते हैं। तो मजहब का टाइटल मत दीजिए आतंकवाद पर। आतंकवाद एक बीमारी है, उस बीमारी को बिल्कुल एक आतंकवाद बीमारी है। बिल्कुल मौलाना साहब कह रहे हैं कि उसको मजहब का टैग नहीं। तिवारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं कर्नल साहब का रुख करूंगा जी। उनकी हड्डियां टूट गई हैं, उनकी आंतें फट गई हैं। कितना भयानक विस्फोट था, कितना दर्दनाक विस्फोट था, ये इसी से जाना जाता है। कितना अधिक विस्फोटक सामग्री थी, इतनी बड़ी सामग्री थी। आज कनाट प्लेस पे देखी गई गाड़ी, वो गाड़ी कई जगह देखी गई और जो है उसने पार्क भी किया और जो है इतना समय था उनके पास कि जो है समय की कोई कमी ही नहीं थी, कोई कानो कान खबर नहीं थी हमारे इंटेलिजेंस को। आज सवाल इस बात का जो रिपोर्ट आई है सामने, वो फरीदाबाद में वो गाड़ी विश्वविद्यालय में खड़ी थी, 29 तारीख से 9 तारीख को निकाली गई। 10 दिन वहां पर आराम से चिंतन मनन किया गया और इतने आराम से इस काम को अंजाम दिया गया है, इसका कोई जवाब नहीं है। आज हमारी सरकार सीना ठोकती है अपना। आज पुलवामा में जिस तरह से इस विस्फोट हुआ था, जितना अधिक सामग्री आ गई थी, कानो कान खबर नहीं हुई थी सरकार को। आज पहलगाम में घटना किस तरह से घटी थी, आज दिल्ली में घटना घटी है, आतंकी घटना अभी तक माना नहीं उन्होंने। सवाल इस बात का, इस तरह से घटनाएं होगी तो किस तरह से माना जाए? सरकार बहुत मजबूत है
सरकार हमारी बहुत मजबूत है, कैसे कैसे मान लिया जाए? आज सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो रही है, जान माल गंवा रहे हैं लोग अपने अपने, ये कितनी बड़ी चूक है, इसको सरकार को मानना चाहिए। बिल्कुल, मैं शरद जी से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन कर्नल साहब एक आप, क्योंकि आपने सेना में सेवाएं दी, अमूमन जब से मोदी सरकार आई हमने देखा कि जो आतंकवादी घटनाएं वो जम्मू कश्मीर तक ही सिमट कर रह गई, वहां सेना के काफिले पर हमला किया गया या पर्यटकों को निशाना बनाया गया, वो जम्मू कश्मीर। ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश के अंदर, खासकर देश की राजधानी दिल्ली में मोदी सरकार के बनने के बाद ये पहला हमला हुआ। लेकिन इस मॉड्यूल को आप कैसे देखते हैं? आपको लग रहा है कि देखिए आप एक नए मॉड्यूल से काम कर रहे हैं आतंकी, भाई आप लाइए, बाजार में जा रहे हैं और आप एक बम धमाका कर देंगे, भीड़ भाड़ वाला दिल्ली इलाका, लाल किला जैसा इलाका, ट्रैफिक, तमाम गाड़ियां, फिर बाजार आसपास, इस मॉड्यूल को आप क्या समझते हैं सर? मैं भी सारे जो हमारे डिबेटर्स बैठे हुए हैं मैं सबको सुन रहा था। देखिए सब लोग एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, हमारे बरेलवी के मौलाना साहब भी, कि इस आतंकवाद को, जो इस्लामिक आतंकवाद है, इसके लिए बिल्कुल उचित शब्द है। हम इसको जहां इसको जो मेन समस्या, जब उसको देखना बंद कर देते हैं, हम गवर्नमेंट की खूब भर्त्सना कर सकते हैं कि उनकी सिक्योरिटी में ढील थी, ये सब है, लेकिन मेन मुद्दे को हम हमेशा उसको बाईपास करना चाहते हैं। सब लोग कहेंगे कि नहीं ये हुआ, मुसलमान पीड़ित है, ये वो, तमाम नेताओं को आप सुनिए, ठीक है। मेन इसको जब तक आप इस्लामिक आतंकवाद को उसके असली स्वरूप में नहीं देखेंगे, जब तक कि आप उस जो आइडियोलॉजी है जो भारत में इस्लामिक सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम की, आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक ये इस टाइप की घटनाएं घटती रहेंगी और सब लोग कह देंगे कि सभी धर्म में आतंकवादी हैं। ये बिल्कुल उनका आप पहले समझिए कि किस तरीके का आतंकवाद कहाँ है, ठीक है। आतंकवाद है, उग्रवाद है, जिसको तमाम हमारी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन जो अभी वैश्विक परिदृश्य है, भारत में जो परिस्थितियां हैं, जो यह घटना हुई है, इसके साथ साथ जब इंडियन मुजाहिदीन था, उसने लगभग 2004 से, मुझे याद है 5 से, उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में विभिन्न घटनाएं रोज घट रही थी। उनके सबके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग तुरंत बाईपास कर देते हैं कि मौलाना साहब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। आतंक का धर्म नहीं है, आतंक का धर्म नहीं है, तो फिर इस्लामिक आतंकवाद आया कहां से है? ठीक है, ठीक है मौलाना साहब। देखिए ऐसा है कि इसका नाम इस्लामिक आतंकवाद मत करिए, और अगर इस्लाम से आतंकवाद का रिश्ता जोड़ेंगे, नाता जोड़ेंगे, टैग लगाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जवाब में फिर दूसरे लोग भी आपके ऊपर भी टैग लगा देंगे। मैं मजबूरन ये बात कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कहना चाहता था, मगर जब इस्लामिक आतंकवाद बात कही है मोहतरम ने, तो मैं उस पर यह कह रहा हूं कि मालीगांव पे बम धमाका करने वाले कौन लोग थे? हैदराबाद चार मीनार में बम धमाका करने वाले कौन मजहब के मानने वाले थे? अजमेर शरीफ मालेगांव का पहले ही क्लियर हो चुका है कि उनको पूरी क्लीन चिट मिल चुकी है, उस पर बात मत करिए। मगर आपने मजबूरन मुझसे कहलवा दिया। मौलाना साहब, और जिन सरकारों ने, एक और बताता हूँ, जिन सरकारों ने ये वो झूठे आरोप लगाए थे सब खारिज हो चुके हैं। इस्लामी आतंकवाद का नाम लेंगे तो और बात बढ़ेगी, और बात बढ़ेगी मोहतरम। नहीं, इस्लामिक आतंकवाद, ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो बार बार सिद्ध हो रहा है, और आप जैसे लोग ही इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग आतंकवाद, आप जैसे लोग इसको बढ़ावा देते हैं, वो कौन से मजहब के मानने वाले लोग हैं? उनका भी तो जवाब दीजिए। जाफना शहर में जो लोग गदर काटे, वो आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, वो कौन? अब वहां नहीं है, वो खत्म हो चुका है। राजा में प्रेजेंट में जी अभी चीन में जो लोग आज की डेट में कोई आतंकवाद नहीं है। चीन में जो बमबारी कर रहे हैं वो किस मजहब के मानने वाले हैं? मैं शरद जी ठीक है, आप अक्टूबर की घटना भूल जाते हैं जहाँ पे यहूदियों को टारगेट किया गया था। ठीक है मौलाना साहब, आप लोगों का तो बहुत लंबा इतिहास है। मौलाना साहब आपका बहुत लंबा इतिहास है, प्लीज। मिर्ची लग गई, आप चुन गए। ठीक है, ठीक है, मैंने मालीगांव का नाम, आपका बहुत लंबा इतिहास है आतंकवाद का। 1500 साल से आप आतंक कर रहे हैं दुनिया में। आपको मिर्ची लग गई, आप हमको नहीं, आपको लग रही है, आपको लग रही है। आप आतंकवाद भी करेंगे और ऊपर से चोरी और शरद जी, कर्नल साहब रुकिए प्लीज। मौलाना साहब ठीक है, शांति। मौलाना साहब, शरद जी इसको इस नजरिए से देखा जाए, एक मजहब से जोड़कर देखा जाए, या आपको एक आतंक का कोई जात मजहब नहीं होता है कि भाई आतंकी होता है? तिवारी जी रुकिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद और इस्लामिक आतंकवाद में फर्क क्या है।
आप देखें जैसे अभी मौलाना साहब ने एलटीटी की बात करी, बिल्कुल सही है। उनकी सीमित मांग थी कि जाफना जो है वहाँ श्रीलंका से अलग हो, वो हुआ नहीं हुआ, वो हार गए, वहाँ आतंक खत्म हो गया, वहाँ वो डेवलपमेंट में आ गए। इसी तरह आप देखें कि जो यूरोप में जिस तरह का आतंक था, उनकी सीमित इंटरेस्ट था कि हमें फलानी आजादी चाहिए, फलानी चीज चाहिए, और वो जैसे ही आजादी मिली वो अपने अपने घर चले गए। यूनिटा रेबल्स दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लड़ते रहे, उनको उनका हक मिल गया, नमीबिया मिल गया उनको, वो सारे घर चले गए। यहाँ पे है वो कह रहे हैं गजवाए हिंद चाहिए, हमको पूरे भारत को कन्वर्ट करना, हमें पूरे भारत को इस्लामिक बनाना है। इसमें कोई नेगोशिएशन या कोई बातचीत नहीं मिल सकता है कि जब तक कोई दूसरा है तब तक। गोडसे ने जो गांधी जी को मारा, मौलाना साहब गजवा हिंद की बात तो होती है ना, गजवा हिंद की बात होती है, बहुत लोग उसके लिए बकायदा ग्रुप चलाए हुए, ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है मुस्लिम समाज में। वहाँ से वापस चला गया तो गजवा हिंद के खिलाफ मैं खुद भी हूँ, गजवा हिंद के खिलाफ, मैं खुद आतंकवाद के खिलाफ। चले मैं माफी चाहूंगा, मैं तिवारी जी माफी चाहूंगा, पवन साहब मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था। तो हम बात कर रहे थे जो दिल्ली बम धमाका, उसके कनेक्शन क्योंकि अयोध्या और काशी भी टारगेट पर था, जिस तरह के इनपुट्स अब निकलकर सामने आ रहे हैं, खासकर शाहीन की ने बताया जा रहा है कि शाहीन का यही मकसद था कि राम मंदिर। नमस्ते।